जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे हैं आर में जो भी मिसलेनियस के टॉपिक हैं उसके PYQ जो पेपर में आए डिटेल एनालिसिस के साथ। आप जिससे समझ जाओ कि मिसलेनियस में कैसे सवाल आते हैं, क्योंकि मिसलेनियस से 15 से 18 सवाल आते हैं और ये सबसे आसान होते हैं दोस्तों। सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़ के ही इसको कवर करा जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको पूरे ये कवर कराता है। एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, लाइफ स्टॉक सेंसस, ठीक है, यूपी सेंसस, इंडिया सेंसस, प्लस कुछ जो मिसलेनियस के टॉपिक होते हैं वो हम आपको देते हैं। जैसे कि इसमें आपको आकलन करने को मिलेगा कि PYQ कैसे आते हैं। पहले PYQ को देखिए और फिर उसको समझिए। तो आज अपना सेकंड लेक्चर है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट एक बना दी है RO टॉपिक वाइज PYQ। उसी में मैंने यूपी GK के PYQ डाल दिए हैं, उसको देख लो, ठीक है। अब मिसलेनियस की भी प्लेलिस्ट उसी में वीडियो पढ़ जाएंगे। इसके बाद हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के सारे करा दूंगा। इसके बाद हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप हमारी एकदम डिटेल तैयारी करना चाहते हैं एकदम शुरुआत से, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्लासेज आपको वहाँ पे डे वाइज मिल जाएंगी विथ स्टडी मटेरियल। तो आज का क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 21 से। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। बहुत ही शानदार सवाल था। अब जो नए बच्चे थे वो इसमें फंस गए थे। अब अगर आप नए नहीं रहना चाहते हो तो आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो भाई। पिछले कहते हैं ना, आगे के युद्ध में जाने से पहले पीछे वाले के युद्ध के वीडियोस देख लो, जो कि आज तो वीडियो अवेलेबल होते हैं। सुल्तान पिक्चर देखी ना, पहले वीडियो देखता, अच्छा नहीं दंगल में देखता है क्या क्या गलतियां रह रही, तो वीडियोस देखो। मतलब वीडियो कहने का मतलब PYQ देखो, समझो कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है ये, उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व और भारत, इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो देखो कोई भी होगा तो वो सीक्वेंस यही तो लेगा कि सर ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के अंदर दुनिया आती है, दुनिया के अंदर भारत आएगा, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज आएगा। बिल्कुल भैया, आप बुद्धिजीवी हो, सही है। पर यहाँ कहीं देखो ब्रह्मांड कहाँ है, दूसरे नंबर पे। कहीं भी ऑप्शन 2 पहले दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, यानी ये क्रोनोलॉजी लगनी नहीं है। तो फिर कौन सी क्रोनोलॉजी लगनी है, हर जगह 3 3 ज़्यादा दिया हुआ है। 3 का मतलब प्रयागराज, तो प्रयागराज है। और प्रयागराज कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में, यानी 3 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। और उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत में है, यानी 5 आ गया। भारत कहाँ है भैया, भारत विश्व में है, यानी 4 आ गया। विश्व कहाँ है, ब्रह्मांड में, यानी 2 आ गया। यानी सही सीक्वेंस बना 3 1 5 4 2। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। गोला ऐसे ऐसे भर दो भैया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अंडर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर अमृत योजना की बात कर रहा है बेसिकली। इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। नंबर 1, 400 सिटीज हैव बीन केप्ट अंडर दिस। नंबर 2, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। 60% ऑफ द कंट्रीज अर्बन पॉपुलेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन इट। कौन सा सही है? तो दोस्तों अगर आपको याद हो, अमृत जो स्कीम है 2015 में आई थी, 500 शहरों के अंतर्गत इसके मिशन को चलाया गया था। जो भी बेसिक सुविधाएं हैं उसमें उसको दिया जाएगा, गरीबों को, वंचित जो परिवार है उनको। और अमृत योजना में देश के जो 60% नागरिक आबादी है उसको कवर करा गया था। ये दूसरा ऑप्शन ठीक है, पहले में 500 शहर होने चाहिए थे, ठीक है। तो देखिए कैसे करंट अफेयर्स से भी सवाल पूछे जाते हैं स्कीम से रिलेटेड। तो देख सकते हो छोटा सा मैनिपुलेशन और आपका गलत हो जाएगा आंसर, यानी इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ पिंक गैंग मूवमेंट? गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है भैया? तो दोस्तों जया तिवारी, संपत पाल, कमल भसीन या शिवा, कौन थे गुलाबी गैंग का मूवमेंट? तो दोस्तों गुलाबी गैंग अगर याद हो आपको, इस पर पिक्चर भी बन चुकी है। 2006 में ये शुरू हुआ था। देख लो कितना पीछे जाके सवाल बन जाता है ना। 2006 में हुआ था ये। संपत पाल जी जो थी, संपत पाल ने इस चीज़ को शुरू करा था। क्या था ये लोग देखा होगा, इमेज देख सकते हो आप गूगल पे। गुलाबी साड़ी पहने रहती है और डंडा लिए रहती हैं। जो भैया दमनकारी पति होते हैं, नहीं, पौआ पी के आए और मार सुताई करे पड़े औरतों की, है ना, घरेलू हिंसा करे, चाहे वो पिता हो, पति हो, भाई हो, सबको जम के सूतती दी है। मतलब जो समाज में हिंसा हो रही है ना, घरेलू हिंसा, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था।
संपत पाल जी ने, ठीक है। तो गुलाबी गैंग 2006 में आया था, अगर समय पूछ ले तो 2006 बता देना, संपत पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध सल्तनत ने हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द हिंदू नायब वजीर ऑफ अवध सल्तनत। तो थोड़ा हिस्ट्री का डीप लेवल का क्वेश्चन है। राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला, ठीक, के अर्थ मंत्री थे, मतलब इसके जो थे ये अर्थ मंत्री थे। राजा टिकैत राय वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नवाब असफुद्दौला। अर्थ मतलब समझे, अर्थ का मतलब आप ऐसे समझ लो, वित्त मंत्री जो नहीं होते, अर्थ वित्त लिखना चाहिए वैसे हम, ज़्यादा बेटर रहेगा, वित्त लिख लो आप, है ना, वित्त मंत्री। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त होता था। मतलब इन द स्टेट ऑफ नवाब्स ऑफ अवध, पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन हिंदू कास्ट जनरली इंजॉयड अ हाई पोजीशन। तो दोस्तों देखिए इसकी दोनों स्टेटमेंट ही सही थी। कारण क्योंकि जो राजा टिकैत राय थे ना, नवाब असफुद्दौला जो था, उसकी जो एक मंत्री परिषद थी उसमें ये वित्त मंत्री थे, और जो नवाब था ना वो जो उच्च हिंदू होते थे, जो प्रीस्ट क्लास होते थे, उनको हमेशा हाई पोजीशन देता था, मंत्री वजीर, है ना, हाई पोजीशन देता था। तो दोनों ही सही हैं। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी यूपी कहाँ पर है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज या वाराणसी? तो ये दोस्तों कहाँ है? फुर्सतगंज में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फुर्सतगंज अमेठी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें मैचिंग करनी है, मिशन है और कौन सा मिशन कब लॉन्च हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय संवर्धिता ऊर्जा क्षमता मिशन या नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन या राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल हिमालयन इकोसिस्टम या राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। 2009, 11, 14, 8। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, अगर बिल्कुल भी याद आ रहा हो तो एक बार कोशिश करिए इसको अटेम्प्ट करने की। तो चलिए बता ही देता हूँ मैं। राष्ट्रीय संवर्धिता ऊर्जा मिशन की अगर बात करें, नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी, ये 2009 में आई थी। नेशनल वाटर मिशन की बात करें, जल मिशन जो है 2011 में आया था। नेशनल हिमालयन इकोसिस्टम पारिस्थितिकी संपोषण 2014, और वही नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2008। यानी इसका बिल्कुल सही मैच खा रहा है, 1, 2, 3, 4 आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, फिर से पूछ सकता है आपसे इसका, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। इनहैंस्ड एनर्जी 2009, नेशनल वाटर मिशन 2011, नेशनल हिमालयन इकोसिस्टम 2014 और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब मैं आपको यही पढ़ते पढ़ते अगर आपकी मेमोरी चेक कर लूँ कि आप कितने शार्प हो, तो आप मुझे बता दो, गुलाबी बाबू मतलब गुलाबी आंदोलन जो था किसने शुरू करा था और कब शुरू करा था? ईमानदारी से आप तुरंत देखो कि आपको रिकॉल हो रहा है। अगर हो रहा है तो गो अहेड, आप ज़रूर सिलेक्शन ज़रूर होगा, आज नहीं कल आपका, है ना। तो थोड़ा फोकस से जो पढ़ रहा होगा ना उसको तुरंत रिकॉल हुआ होगा। जो दीवार पे सटे होकर सिर्फ वीडियो देख रहा होगा उससे कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे सिर्फ, है ना, खुद के खिलवाड़ कर रहा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो जो सीरियस है वो आराम से थोड़ी देर पढ़े पर अच्छे पढ़े। 20 क्वेश्चन कराता हूँ पर डिटेल में कराता हूँ, काफ़ी चीज़ें इससे कवर होंगी, तो सीरियसली पढ़ो, मजाक मत करो अपने साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्सन रीजन का, पश्चिम देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज़्यादा हैं। कारण कह रहा है, पश्चिम देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। मतलब क्या ये आपको लग रहा है? देखो क्या कह रहा है, फीमेल्स आर फाउंड टू बी मोर इन कंपेरिजन टू मेल्स इन द सिटीज़ ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक। पर क्या कह रहा है, इसका ये कारण कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ एग्रीकल्चर का जो काम है वो टेक्निक से हो जाता है, जिससे वुमेंस की पार्टिसिपेशन जो है वो कम होती है और मैन की ज़्यादा होती है। तो दोस्तों देखिए ये चीज़ ठीक है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में फीमेल ज़्यादा है, मेल्स कम है, सेक्स रेशियो ज़्यादा है भैया, ठीक है, मतलब लड़कियाँ ज़्यादा हैं। पर ये कारण नहीं है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर तो आपको पता है ऑब्वियसली, देखो होगा चाइना, यूएस में कितना टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा हाई है वहाँ पे। एक साथ पूरा आती है मशीन, कट 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 काटती चली जाती है, हैंड से नहीं, या जैसे भारत में होता नहीं हाथ से काट रही है, नहीं, इंडिविजुअली ये दोनों सही है। ये कारण इसका इसको सही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा बी हो जाएगा, ठीक है, कि ए और ए दोनों सही है पर उसकी व्याख्या नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, असर्सन रीजन का फिर से सवाल है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जातीय विविधता है। पाकिस्तान हैज़ मोर रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी देन बांग्लादेश। दूसरा कारण कह रहा है कि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। पंजाबी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान वाइल उर्दू इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आधे से ज़्यादा 90% लोग इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान सवाल है ये। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से पकड़ लोगे भैया, पंजाबी कहाँ से ऑफिशियल दे पाएंगे वो लोग? औकात है इनकी, मरे तो पड़े रहते हैं ऐसे ही, इतना ज़्यादा डरे रहते हैं।
तो बिल्कुल आर गलत है, यहीं से पता चल गया आर इज़ नॉट करेक्ट है ना, तो सी हो जाएगा इसका, ए सही है आर गलत है। पाकिस्तान में रेशियल जो एथनिसिटी है ज़्यादा है ना बांग्लादेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ऐसा ट्रेडिशनल का सवाल आ गया। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है CCRT, इसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1979 फॉर एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक, कारण CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। CCRT द मेन एम वॉज टू लिंक एजुकेशन विद कल्चर। बताइए। तो देखिए असर्शन रीजन ऐसा ही होता है। अब ये जब भी ये हो इसके आगे लगा दो क्योंकि। भाई ये काम क्यों किया गया? क्योंकि भैया एम उनका क्या था? शिक्षा को संस्कृति जोड़ना। बिल्कुल सही है, यानी ए सही हो जाएगा इसका, क्योंकि कारण जो है वो इसको स्पष्ट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वांगला उत्सव निम्न राज्यों में से कहाँ मनाया जाता है? वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा। तो वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपने दोस्तों ये देखा होगा वांगला फेस्टिवल है ना, ड्रम बजाते हैं सब, कहाँ का है? मेघालय का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मेघालय का। द कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन द बैग्स ऑफ सर्टिफाइड सीड्स इज, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाला टैग का रंग कौन सा होता है दोस्तों? नीला, बैगनी, सफ़ेद, सुनहरा, पीला। तो आपको ये दिख रहा होगा सर्टिफाइड सीड्स में क्या यूज़ करते हैं? ब्लू यूज़ करते हैं, ब्लू। ठीक है, जो रजिस्टर्ड होती है उसमें पर्पल कलर का यूज़ होता है, फाउंडेशन सीड्स में वाइट होता है, और ब्रीडेड जो होती है उसमें गोल्डन येलो होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कोई भी, इसको याद ज़रूर रखना। तो जो सर्टिफाइड है उसके लिए ब्लू हो जाएगा, रजिस्टर्ड के लिए पर्पल, फाउंडेशन के लिए वाइट, ब्रीडर के लिए गोल्डन येलो, यानी इसका आंसर अभी नीला हो जाएगा। ठीक है, 32 कह रहे हैं निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? नवाचार, रोजगार सृजन, व्यावसायिक समन्वय या जोखिम प्रबंधन, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस कोऑर्डिनेशन या रिस्क मैनेजमेंट। देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। अगर आप इसमें तार्किक होकर सोचें कि किसी भी बिजनेस को अगर शुरू करना है तो सामाजिक उद्देश्य क्या है उसका? सामाजिक मतलब जो भैया समाज को लाभान्वित करे, तो रोजगारी सृजन तो हुआ एक तरह से ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यही तो करेगा ना। और रिस्क मैनेजमेंट का समाज से क्या लेने देना, वो तो उसके पर्सनल चीज़ के लिए। नवाचार भी, इनोवेशन वो खुद कर रहा है, पर सोसाइटी के लिए क्या जनरेट कर रहा है? वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस टाइप का एक सवाल ज़रूर आता है, डे वाला, एक कंट्री कैपिटल वाला, है ना। तो ये मैं आपको अलग से जो बताऊंगा उन्हीं में से आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? 20 मार्च, 25 जनवरी, 21 फरवरी या 21 दिसंबर। तो ये दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। 34 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा शुरू होता है? विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर। तो भैया ये जरूर याद रख लेना, जनवरी फरवरी तो याद करते ही हो। एक इस टाइप का सवाल भी आ जाता है ना, तो आपको अगर पता हो चैत से शुरू होता है हमारा महीना जो भारत का है, चैत का मतलब मार्च होता है। ठीक है, 22 मार्च से शुरू होता है, जब लॉकडाउन लगा था तो चैत आता है प्रथम महीना। प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत। चैत के बाद बैसाख आता है, फिर ज्येष्ठ है जो चल रहा है, गर्मी है ना, जुलाई में सावन आ जाता है, पता होगा, अगस्त में भाद्रपद, सितंबर में अश्विन, अक्टूबर में कार्तिक, नवंबर में होता है माघ ऋषि होता है करके, फिर दिसंबर में पूस आ जाता है ना, फिर माघ आ जाएगा, फिर फागुन। तो एक बार प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हिंदी कैलेंडर को एक बार जरूर कर लें। 35 कह रहे हैं नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, नवरात्रि सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ सरस्वती पूजा इन द फॉलोइंग स्टेट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। कहाँ पे नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं? तो केरल में मनाते हैं। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, 36 असर्शन रीजन का सवाल है, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में सवाल है। इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया गया है। इंग्लिश में देखें अगर तो with reference to Indian cultural portal, which of the following statement is correct? It has been developed by the team of IIT Roorkee. It is the first official portal of government where the knowledge and cultural resources of various organizations of the Ministry of Culture are made available in the public domain in a single platform. तो दोस्तों देखिए इसका पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि इसको IIT बॉम्बे ने बनाया, रुड़की ने नहीं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था, IIT बॉम्बे ने बनाया था इंडियन कल्चरल पोर्टल, और ये सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल था जहां संस्कृति मंत्रालय के
जितने भी संगठन हैं उनकी ज्ञान समृद्धि इन सबको एक ही डोमेन पे अवेलेबल करा दिया गया था। आईआईटी बॉम्बे, यानी सिर्फ दूसरा सही होगा। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पे आयोजित होता है? हाउ मेनी ईयर्स इज द महाकुंभ मेला यूजुअली ऑर्गेनाइज? 10, 12, 14 या 6? देखिए, तो फिर महादेव कह रहा हूँ, महाकुंभ मेला 12 वर्षों में होता है, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में होता है। अब महाकुंभ भी आपको पता होगा 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ? एक तो प्रयागराज में भैया, गंगा संगम नदी पे, हरिद्वार में गंगा नदी पे लग जाता है, ठीक है। उज्जैन में लगता है आपका शिप्रा नदी पे, कहाँ पे? शिप्रा नदी पे। नासिक में आपका लगता है गोदावरी नदी पे, है ना। 4 जगह लगता है महाकुंभ, ये जरूर याद रखना, मैचिंग में आपसे पूछ सकता है ये। 38 में मैचिंग करनी है। समाचार पत्र और प्रकाशक, बंगाली, बंगवासी, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका किसकी थी ये बताना। जैसे बंगाली पत्रिका दोस्तों, ये दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी बंगाली पत्रिका। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस की है, जंगवासी मतलब बंगवासी जो है। वंदे मातरम अरविंद घोष, और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। बाकी मोतीलाल घोष की जगह आपको शिशिर कुमार घोष भी कभी दे दे अगर, तो वो भी सही होगा, ठीक है। 2 लोग थे इसमें, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 में भी मैचिंग करनी है आपको। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वर्तिका, किसने कौन सा क्या लिखा है? अब जैसे अष्टाध्यायी है तो ये पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी, किसने लिखी है? पाणिनि ने। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है, महाभाष्य पतंजलि। निरुक्त की बात करें तो ये यास्क ने लिखी है, निरुक्त। और वार्तिका की बात करें तो कात्यायन ने लिखी है, वार्तिका, कात्यायन, ठीक है। यानी ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी पाणिनि हो जाएगा, महाभाष्य पतंजलि हो जाएगा, निरुक्ता आपका यास्क हो जाएगा, और वर्तिका आपका क्या हो जाएगा? कात्यायन, ठीक है, कात्यायन, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। फिर से मैचिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैचिंग भैया। स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति और दशावतार, ठीक है। इसको मैच करना है। बाग, सांची, देवगढ़, मथुरा, कौन कहाँ पे है? तो देखो सबसे आसान तो है भैया, सांची क्या है? मतलब स्तूप है सांची, ठीक, ये सबको पता है सांची क्या है, स्तूप। चित्रकारी जो है बाग चित्रकारी है, जो बाग केव्स हैं। कनिष्क की शिरविहीन मूर्ति ये कहाँ पे मिलेगी आपको? मथुरा में मिल जाएगी। कहाँ पे? मथुरा में। और वहीं दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। दशावतार मंदिर देवगढ़। जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ज़रूर अच्छे से करना, एग्जाम में 1-2 आपको इनमें से मिल भी सकते हैं। बाकी अब इसके बाद आपको हम 200, 300, 400 जितने हो जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी कराएंगे। एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, लाइफ स्टॉक सेंसस, ये सब अपडेट जो भी होगा उसको अपडेट करके बहुत जल्द मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ इसको अच्छे से शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। बाकी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह से तैयारी करेंगे 100 जगह की राय लेने में बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होंगे। पूरा स्टडी मटेरियल जो दे रहे हैं सिर्फ उसी को बार बार पढ़िए, पेड क्विज लगाइए, टेस्ट लगाइए, वीडियो क्लासेस भी आपको मिलेंगी। जो डाउट है तुरंत डाउट ग्रुप में पूछिए दोस्तों। नमस्कार।